देवी प्रसाद अपने इलाके के बहुत ही जाने माने पंडित थे। पूजा पाठ में उनका बहुत नाम चलता था। उनके घर में सभी को पूजा और आस्था में बहुत भरोसा था। सभी उनके घर में बहुत पूजा पाठ किया करते थे। वो बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे हरीश की शादी एक नैना नाम की सुंदर लड़की से करवा देते हैं। सभी इस शादी से बहुत खुश थे। कुछ समय तो अच्छे से गुजरता है, लेकिन जब नैना पर घर की सभी जिम्मेदारियां आती हैं, तब सभी को धीरे धीरे उसके स्वभाव के बारे में पता चलता है। एक दिन उसकी सास कावेरी नहाने के लिए जा रही होती है, तभी देवी प्रसाद उसे बीच में ही रोक लेते हैं। कावेरी जी, अभी तक आपने नहाया भी नहीं है। बहुत देर हो रही है पूजा के लिए। अभी मंदिर में जाना है, वहाँ पर भी पूजा आरती करनी है। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं बस अभी नहा कर आती हूँ और आपकी पूजा का सारा इंतजाम करती हूँ। कावेरी जी, तब तक मैं क्या करूँ? मुझे घर में पूजा करके जल्दी से मंदिर के लिए निकलना है, वरना आप तो जानती ही हैं कि वहाँ भक्तों की कितनी बड़ी भीड़ लगती है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आप भी तो सोचिए ना, मैं भी तो रात भर आपके साथ जगी हूँ और लेट उठी हूँ, तो एक साथ क्या क्या कर लूँगी मैं। आप यहाँ खड़े होकर मुझसे बहस मत कीजिए। जाइए जल्दी से, जो करना है जल्दी कीजिए। देवी प्रसाद इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और कावेरी भी नहाने के लिए जाने लगती है कि तभी अपनी बहू नैना से टकरा जाती है। बहू, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तुझे ही बुलाने वाली थी। क्या हुआ माँ जी, कोई परेशानी है क्या? हाँ बहू, आज तुम्हारे ससुर को मंदिर जाने में बहुत देर हो गई है। सुबह से आग बुबूला होकर घूम रहे हैं। बिना नहाए मैं मंदिर का सामान छू नहीं सकती हूँ, तो कौन उनकी पूजा की तैयारी करे या पूजा करे। कोई बात नहीं माँ जी, आप जल्दी से जाकर नहा लीजिए, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है नहाने में। वो तो है बहू, लेकिन एक बात बता, तूने तो नहा रखा है ना? हाँ माँ जी, मैंने तो कब का नहा लिया, बस रसोई में खाना बनाने के लिए ही जा रही थी। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए क्योंकि आज पूजा की तैयारी और पूजा तुम करोगी, मैं नहीं। नहीं माँ जी, मैं पूजा नहीं करूँगी, मुझे रसोई में ना बहुत काम है। मुझे अच्छे से पता है, ये सब बहाने हैं पूजा ना करने के, क्योंकि जब से तुम यहाँ आई हो मैंने कभी तुम्हें पूजा करते नहीं देखा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, पूजा तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। माँ जी मेरी बात तो सुनिए एक बार। नहीं बहू, आज नहीं, वैसे भी समय बहुत कम है। जा जल्दी से पूजा की तैयारी कर और पूजा कर, मैं नहा कर आती हूँ। कावेरी इतना कहकर नहाने के लिए चली जाती है। नैना के ससुराल वाले इस बात से अनजान थे कि वो एक नास्तिक है, जिसका दूर दूर तक पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपनी सास के कहने पर मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके पूजा पाठ की सारी तैयारियां करके चुपचाप रसोई में जाकर काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद देवी प्रसाद मंदिर से होकर घर वापस आता है तो देखता है घर में पूजा ही नहीं हुई होती। तो वो फिर कावेरी को आवाज देकर बुलाता है और कहता है, कावेरी जी, कहाँ हैं आप? जल्दी से मेरे सामने आइए आप। जी कहिए ना, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे चिल्लाऊं ना तो फिर क्या करूं? घर की पूजा में टाइम था, इसलिए मैं मंदिर चला गया। मैं मंदिर से पूजा करके वापस आया, लेकिन अभी तक घर में पूजा नहीं हो पाई। ये सब क्या है? जी वो मैंने बहू से कहा था कि बहू तू साफ सफाई भी कर लियो और पूजा भी। क्या उसने अभी तक पूजा नहीं की? आपने उसे साफ सफाई करने के लिए बोला होगा, उसने वो कर दिया है। पूजा के लिए नहीं बोला होगा। और अब पंडित के घर में ये नौबत आ गई है कि घर के लोगों को बोलकर पूजा करवाई जाए। नहीं जी, ऐसा नहीं है, मुझे माफ करिए, मैं अभी पूजा कर देती हूँ। रहने दीजिए, बस अब तो मैं आ गया हूँ, मैं खुद ही कर लूंगा सब कुछ, ये मेरा काम है। अपने पति को गुस्से में देखकर कावेरी वहाँ से चली जाती है। तभी नैना अपनी सास के पास आकर बोलती है, माँ जी खाना तैयार है, चलिए खा लीजिए। अपना खाना अपने पास रख, मुझे नहीं खाना है। जिस घर में भगवान भूखे पेट हो, उस घर में मेरे को कोई खाना ही नहीं खाना। मैंने तुझसे कहा था कि तू पूजा कर दियो बहू, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे तेरे ससुर जी से इतना सुनना पड़ा। माँ जी, मुझे ना पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे ईश्वर पर विश्वास है, और मैं जबरदस्ती कोई काम कर नहीं सकती। क्यों बहू, तू कोई नास्तिक है क्या जो तुझे पूजा पाठ नहीं पसंद? हाँ माँ जी, मैं एक नास्तिक हूँ, मुझे नहीं याद मैंने लास्ट टाइम पूजा कब की थी, इसलिए आप मुझसे जबरदस्ती पूजा की उम्मीद मत रखिए। हे भगवान, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि पुजारी के घर नास्तिक बहू आई है।
ऐसे तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं किसी को कहने नहीं जा रही हूँ कि मैं एक नास्तिक हूँ। आप चिंता मत करिए, खाना बना दिया है, जब दिल करेगा तो खा लीजिएगा। अपनी बहू की नास्तिक की असलियत जानकर कावेरी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके घर में ना ही पूजा किए बिना एक दिन जाता, ना ही दिन की शुरुआत होती थी, ना ही रात। वो किसी को क्या ही जवाब देती। दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन देवी प्रसाद अपने घर में बहुत बड़ी पूजा रखते हैं, जहाँ सभी को पूजा करने के लिए जोड़े के साथ बैठना होता है। पूरा घर मेहमान से भरा हुआ था। तभी देवी प्रसाद अपनी बहू और अपने बेटे को बगल में आकर बैठने को बोलते हैं, लेकिन नैना अपनी जगह से नहीं हिलती। तभी देवी प्रसाद बोलते हैं, बहू, मैंने तुमसे कुछ कहा है, तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ससुर जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन मैं पूजा में इनके साथ नहीं बैठ सकती हूँ। लेकिन क्यों? तुम आखिर इस पूजा में अपने पति के साथ क्यों नहीं बैठ सकती हो? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारे बिना ये पूजा पूरी नहीं होगी, इसलिए बैठो जल्दी से यहाँ आकर। नहीं ससुर जी, मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ करिए, मैं आपकी बात नहीं मान सकती हूँ। क्यों? तुम कोई नास्तिक हो क्या जो पूजा में शामिल नहीं हो सकती हो? अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, वरना बहू अभी सभी लोगों के सामने ही बोल देगी कि वो एक नास्तिक है और हमारी बहुत बदनामी होगी। बहू, पूजा का समय निकला जा रहा है, जल्दी बैठो। आप ये क्या कर रहे हैं जी? जब बहू बोल रही है वो पूजा में नहीं बैठ सकती है तो समझ जाइए ना, क्यों बार बार उसे बोल रहे हैं। कावेरी के समझाने में देवी प्रसाद समझ जाता है और दोबारा नहीं बोलता। उस दिन तो कावेरी जैसे तैसे करके अपनी बहू के नास्तिक होने की बात सबसे छुपा लेती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन देवी प्रसाद अपनी बहू को मंदिर में जाप करने के लिए बोलता है, क्योंकि दोनों बाप बेटे कहीं बाहर जा रहे थे, लेकिन अपने नास्तिक होने के कारण वो अपने ससुर की बात को भी अनसुना कर देती है। कुछ दिनों बाद जब देवी प्रसाद वापस आता है तो मंदिर के सभी लोग उससे शिकायत करने लगते हैं कि उसने आधे में ही जाप छोड़ दिया, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो घर आकर अपनी बहू से बोलता है, बहू, मैंने तुमसे कहा था कि जितने दिन मैं और तुम्हारा पति मंदिर में नहीं है उतने दिन तुम जाप कर दो, क्योंकि भगवान का जाप बीच में रुकना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। ससुर जी, जप करना या पूजा करना, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन मैंने ये बात बोली थी, आपने नहीं सुना तो इसमें मैं क्या करती। एक पुजारी के घर में आकर तुम ये बोल रही हो कि तुम्हें पूजा नहीं करनी आती है? ये कैसी बातें कर रही हो तुम आखिर बहू? उस दिन तुम्हारी सास ने बोला तुम्हें परेशानी है, इसलिए तुम पूजा में नहीं बैठ रही हो, लेकिन क्या परेशानी थी? ससुर जी, जो परेशानी उस दिन थी वही परेशानी आज भी है। माँ जी ने आपसे झूठ बोला था कि मैं पूजा में इसलिए नहीं बैठ रही क्योंकि मैं एक नास्तिक हूँ। मुझे पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी कहते हैं कि पूजा करने से भगवान सारी परेशानी दूर कर देते हैं, सब ठीक कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे पापा की जान क्यों नहीं बचाई? मैं तो दिन रात उनकी पूजा करती थी ना। जिस दिन मैंने अपने पापा को खो दिया उस दिन मेरे मन में से भगवान की श्रद्धा चली गई। नैना और अपने पति की सारी बातें कावेरी सुन रही होती है कि आखिर में वही हो जाता है जो वो नहीं चाहती थी। उसकी लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी बहू नास्तिक है, ये सच सबके सामने आ ही जाता है, जो कि वो चाहती भी नहीं थी। हरिया नाम का आदमी बस से उतरता है और राह में चलते हुए अपने आप से बोलता है, मैं क्या करूँ अब? घर जाके अपनी पत्नी को क्या कहूँगा? आज भी वो मुझे ऐसे देख के बहुत उदास होने वाली है। अरे वाह, कब से भूख लगी हुई है और सामने ढाबा है। आगे की बातें बाद में सोचूंगा, अभी पहले पेट पूजा कर लेता हूँ। हरिया ढाबे पर जाता है और पेट भरकर खाना खाता है, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो बिल देखकर वो ढाबे के मालिक से बोलता है, इतना बिल किस लिए? मैंने तो सिर्फ दाल रोटी मंगवाई थी, उसका इतना बिल कैसे आ गया? अरे इतने पैसों में ना मैं 10 दिन खाना खा लूंगा बाहर जाके। देखो, हमारा टाइम खराब मत करो, पैसा भरो और निकलो यहाँ से। जब जेब में पैसे नहीं होते तो इतने बड़े ढाबे में आते क्यों? अरे भैया, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो इसका बिल कैसे दूं? हरिया की बात को सुनकर ढाबे के मालिक को गुस्सा आता है और वो कुछ लोगों को बुलवाकर उसकी खूब पिटाई करवाता है। कुछ देर बाद हरिया घर पहुँचता है। उसके शरीर पर चोटों के निशान देखकर उसकी बीवी घबरा जाती है। आपको इतनी चोट कैसे लगी? क्या हुआ आपको? वो मुझे ना भूख लगी थी, एक ढाबे पे खाना खाने बैठा था, तो दाल रोटी के दाम आसमान को छू रहे थे और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं वो खाने का दाम भर सकूं, तो उन सब ने मिलके मुझे खूब मारा। आपको क्या जरूरत थी इतने बड़े ढाबे में जाकर खाना खाने की?
आजकल के लोगों में तो दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये घाव तो भर जाएंगे आज नहीं तो कल। लेकिन हमारी गरीबी का क्या? मुझे ना आज भी काम नहीं मिला। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राधा, आज जो मेरे साथ हुआ है उसे देखकर मेरे मन में एक विचार आया है कि ना जाने कितने हमारी तरह गरीब होंगे जो ढाबे का खाना खाना चाहते होंगे और जाते भी होंगे लेकिन खा नहीं पाते होंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते होंगे। तो क्या हम अपना एक ढाबा खोले जिसका नाम गरीब का ढाबा रखेंगे और खाने का दाम इतना कम होगा कि कोई भी खा सके। कम से कम हमारे सपने पूरे नहीं होंगे तो क्या, सबके सपने तो हम पूरे कर ही सकते हैं। वैसे ही सुझाव बुरा नहीं है, हम अपने घर में ही एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसके लिए भी सोच लिया है। राधा इतना बोलकर अपनी अलमारी से एक गुल्लक निकालती है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। जैसे तैसे करके दोनों घर में ही 4 कुर्सियां और बर्तन रखकर अपना एक ढाबा खोल लेते हैं जहाँ के खाने के दाम बहुत सस्ते थे और उनका घर भी गांव की मेन सड़क से कुछ ही दूरी पर था, जिसके कारण उनका ढाबा कुछ ही समय में अच्छा चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ मुखिया के ढाबे पर काम हल्का हो गया, जिस पर मुखिया अपने 2 पहलवान बल्लू और कद्दू से बोलता है। मेरे ढाबे पर लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इस समय तक तो लंबी लाइन लग जाती है खाने की। हमारे गांव में नया ढाबा जो खुल गया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? हम सच बोल रहे हैं मुखिया जी। हमारे गांव की सड़क पर हरिया और उसकी पत्नी ने एक छोटा सा ढाबा खोला है और उनके खाने के दाम भी कम है, जिसके कारण मुसाफिर से लेकर गांव के सभी लोग वहां खाना खाने जाने लग गए हैं। इसमें तो हमें बहुत नुकसान होगा। तुम दोनों एक काम करो, आज रात जाकर ना उन गरीबों का ढाबा तोड़ दो। ना ही ढाबा रहेगा और ना ही लोग वहां जाएंगे। जैसा आप कहें मुखिया जी। रात होने के बाद बल्लू और कद्दू हरिया के ढाबे पर जाते हैं और उसका सारा सामान तोड़ फोड़ कर दबे पांव वापस आ जाते हैं। अगले दिन हरिया और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं और जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, अपने ढाबे का सारा सामान टूटा फूटा देखकर परेशान हो जाते हैं। ये सब क्या हो गया? हमारा ढाबा ये किसने तोड़ दिया? एक एक पैसा जमा करके हमने ये ढाबा खोला था। आप शांत हो जाइए, परेशान होने से हाथ से गई हुई चीज वापस तो नहीं आ जाएगी। भला हम गरीबों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जिसने हम गरीबों के साथ ऐसा किया कि हमारा ढाबा तोड़ दिया? ढाबा टूटने के कारण हरिया और राधा बहुत दुखी हो जाते हैं। समय बीतता है और बल्लू के बेटे चिराग का जन्मदिन आता है और वो अपने पिता से बोलता है। पिताजी, मेरा ना जन्मदिन है, आप मुझे क्या तोहफा देंगे? बेटा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। पिताजी, मुझे ना एक अच्छे से ढाबे पर ना खाना खिला दीजिए। मेरा ना बहुत मन है कि मैं ना बाहर जाके कुछ खाऊं, किसी अच्छे से ढाबे पे बैठ के। बस इतनी सी बात? ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। मैं आज तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस गांव के सबसे महंगे और अच्छे ढाबे पर ले जाऊंगा। चिराग अपने पिता की बात सुनकर खुश हो जाता है और तैयार होने चला जाता है। कुछ देर बाद बल्लू अपनी पत्नी रानी और बेटी को लेकर मुखिया के ढाबे पर जाता है और जैसे ही बैठने लगता है तभी मुखिया वहाँ आ जाता है। तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो मेरे ढाबे में? ये तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुम मेरे घर के नौकर हो? नौकर? मालिक, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। इसका बड़ा मन था ढाबे पर खाने का, तो मैं इसे अपने ढाबे पर ले आया। ये मेरा ढाबा है, तुम्हारा नहीं, और तुम यहाँ पर बैठने लायक नहीं हो। जाओ, जाकर बाजार में चाट पकौड़े खाओ। निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। बल्लू को मुखिया की बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने परिवार को लेकर घर आ जाता है और अपनी बेटी से बोलता है। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरे ढाबे पे खाने की इच्छा मैं पूरा नहीं कर पाया। आप दिल छोटा मत करिए, चिराग के ढाबे पर खाना खाने की इच्छा जरूर पूरी होगी। चलिए, मैं आपको एक ऐसे ढाबे पर ले चलती हूँ जिसका खाना अच्छा भी है और सस्ता भी। रानी अपने परिवार के साथ हरिया के ढाबे पर जाती है और ढाबे का सारा सामान टूटा फूटा देखकर वो राधा से बोलती है। आपके ढाबे को क्या हुआ? हमारे ढाबे को किसी ने तोड़ दिया, सब बर्बाद हो गया। भगवान ही जाने, पता नहीं कितने घटिया लोग हैं दुनिया में जो किसी का भला नहीं कर सकते हैं लेकिन बुरा जरूर करते हैं। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। अपनी पत्नी की बात को सुनकर बल्लू का सर झुक जाता है और अपने बच्चे को रोता देखकर उसे बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर लौट आता है और चारपाई पर लेटे हुए अपने मन में सोचता है
शायद इसलिए कहते हैं भगवान सबका हिसाब करता है। मैंने उन गरीबों का ढाबा तोड़ा, भगवान ने मेरे बच्चों को तकलीफ देकर मुझे मेरे कर्मों का फल दे दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ना जाने वो गरीब मुझ जैसे कितने लोगों का पेट भरते थे और उनको खुशी देते थे। हरिया भाई, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम लोगों का ढाबा तोड़कर सही नहीं किया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने हमारा ढाबा तोड़ा है? हाँ, मैंने ही तुम गरीबों के ढाबे को तोड़ा है। अरे, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। और ढाबे का क्या है, पैसे आने के बाद फिर से बना लेंगे हम। नहीं भाई, मैंने ही तुम्हारी रोजी रोटी छीनी है। अब मैं ही तुम्हें रोजी रोटी ला के दूंगा। जैसे मैंने पहले लोगों की बातों में आकर तुम्हारा ढाबा तोड़ा, वैसे ही जोड़ूंगा। बल्लू बाजार जाता है और उनके ढाबे को शुरू करने वाली सारी जरूरतों के सामानों को लेकर वापस आता है और ढाबा पहले की तरह कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हरिया और उसकी पत्नी फिर से अपने ढाबे का काम शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बल्लू के काम पर ना पहुँचने से मुखिया कद्दू से बोलता है। ये क्या है? अगर तुम लोगों ने उन गरीबों का ढाबा तोड़ दिया तो मुसाफिर और गांव के लोग खाने कहाँ गए हैं? मुखिया जी, मुझे नहीं पता, लेकिन सच में मैंने उनका ढाबा तोड़ दिया था। यकीन ना हो तो साथ में चल के देख लीजिए। ये बल्लू कहाँ है आजकल? बड़े दिन से दिखाई नहीं दे रहा। अरे मुखिया जी, जिस दिन से उसके लड़के का जन्मदिन था उस दिन से वो काम पे नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बारे में बाद में पता करते हैं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि उन गरीबों का ढाबा हटा या नहीं? अरे हाँ हाँ मुखिया जी, उसे तो हमने कब का तोड़ के फेंक दिया है। अब तो बेचारा बैठ के रो रहा होगा। तब तो आज हमारे ढाबे पर बहुत भीड़ लगी होगी। चलो चलकर देखते हैं। हाँ बिल्कुल मुखिया जी, चलिए चलकर देखते हैं। कद्दू और मुखिया हरिया के ढाबे की ओर चल देते हैं। जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि हरिया के ढाबे पर बहुत भीड़ लगी थी। मुखिया गुस्से में बोलता है, ये क्या है? तुमने तो बोला कि तुम दोनों ने इनका ढाबा तोड़ दिया। वो लोग बैठकर रो रहे होंगे, लेकिन ये तो अपना बड़े मजे से ढाबा चला रहे हैं। एक काम तुम लोगों से ठीक से नहीं होता। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने और बल्लू ने मिलके रात के समय इनके ढाबे को तोड़ दिया था, लेकिन अब ये दोबारा कैसे चल रहा है ये समझ नहीं आया मुझे। लगता है इससे काम नहीं चलेगा। इन गरीबों ढाबे के साथ साथ इनको भी हटाना पड़ेगा, तभी मेरा काम चलेगा। मुखिया जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज रात में सिर्फ ढाबे को मत हटाओ, बल्कि ढाबे के साथ साथ इन दोनों को भी हटा दो। रोज रोज की परेशानी खत्म हो जाएगी। कद्दू और मुखिया वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही कद्दू अपने साथ 2 लोगों को लेकर फिर से हरिया के ढाबे पर आता है और तोड़ फोड़ करके हरिया को मारने लगता है। तभी बल्लू वहाँ आता है और दोनों के बीच बहुत मारपीट होती है। उनकी आवाज से गांव के लोग भी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। गांव के मुखिया से दुश्मनी लेकर तुमने सही नहीं किया। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे मंजूर है, जो भी होगा देख लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी इनके ढाबे को हाथ नहीं लगा सकता, ना ही इनको। अगर किसी ने ऐसा करने की सोची तो वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। बल्लू की बात सुनकर कल्लू डर जाता है और अपने साथियों के साथ उल्टे पांव भाग जाता है। बल्लू पहलवान को अपने साथ खड़ा देखकर हरिया और उसकी पत्नी को हिम्मत मिलती है। पहलवान को देखकर गांव के लोग भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद मुखिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और आखिर में उसे अपना ही ढाबा बंद करना पड़ता है। बल्लू रामपुर गांव का रहने वाला था, जो कि शहर में दर्जी का काम करता था। लेकिन जब भी वो गांव में आता था तो महंगे महंगे कपड़ों में ही दिखाई देता था, जिससे कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाता था कि वो शहर में दर्जी का काम करता है। एक दिन बल्लू अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव आता है। बल्लू को सूट बूट में आते देखकर गांव वालों की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी पनवाड़ी की दुकान पर बैठे कल्लू और पंकू नाम के आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। अरे भैया, मुझे गिराओगे क्या? ऐसे रास्ते में आकर कौन खड़ा होता है? दिमाग ठीक है आपका? हमारा दिमाग तो ठीक ही है भैया, लेकिन लगता है तुम शहर में बहुत ज्यादा नोट छाप रहे हो। तुम्हें दिल्ली जम गई है लगता है। हाँ भैया, आप ऐसा कह सकते हो। वो क्या है ना, जो मेहनत करता है वो कहीं भी रह सकता है। तो हम भी दिल्ली में जम चुके हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम सभी गांव वाले आलसी हैं, इसलिए हम लोग शहर नहीं आ सकते? देखो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये तो आप खुद कह रहे हो। तो हमारी गलती कैसे हुई? पनवाड़ी उनकी बहस देखते देखते बीच में कूद पड़ता है और बोलता है,
अरे क्या तुम लोग आपस में बहस कर रहे हो भाई? अरे चुप हो जाओ। और बल्लू भैया, आप जरा हमारी बात सुनिए। बोलो भैया, क्या बात करनी है आपको? लेकिन थोड़ा जल्दी बोलना, अभी अभी शहर से आया हूँ, देर हो रही है, घर भी जाना है, तो थोड़ा जल्दी बोलना। पल्लू भैया, आपका कपड़ा हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे इस बार जाते हुए हमें दे जाना, मुझे अपनी बुआ की लड़की की शादी में पहनकर जाना है। अब इनको कौन बताए, ये कपड़े तो मेरे है ही नहीं जो मैं इनको दे दूं। अरे क्या सोचने लगे भाई, कपड़े दोगे या नहीं? अरे विश्वास रखो भैया, वापस कर देंगे हम। हाँ हाँ भैया ठीक है, वक्त आने पे ना मैं दे दूंगा आपको, ये मेरा वादा है। बल्लू पनवाड़ी को वादा करके घर लौट आता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी पत्नी रसोई में खाना बना रही है। ऐसे चुपके अपने ही घर में आने की क्या जरूरत है? घर तो आपका ही है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ गया? आपकी पत्नी हूँ, आपकी आहट को नहीं पहचानूंगी तो किसकी आहट को पहचानूंगी? इस बार आने से पहले बताया भी नहीं। वो मैं सोच के आया था कि अचानक से तुम्हारे सामने पहुंच जाऊंगा तो तुम खुश हो जाओगी। अच्छा सोचा आपने, मैं सच में बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। बल्लू गांव में रोज रोज नए नए कपड़े पहनकर घूमता, जिसे देखकर गांव वाले बहुत ललचाते थे। एक दिन ऐसे ही बल्लू घर से बाहर निकलता है, तभी आधे रास्ते में पनवाड़ी उसे रोक लेता है। अरे अरे बल्लू भैया, अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गए। मैं कपड़े मांगने के लिए आपके घर में ही आने वाला था। अरे आपने हमसे उस दिन वादा किया था कि आप हमको वो नया वाला सूट देंगे, वो कहाँ है ना, हमको शादी में पहन कर जाना है। ओहो, कहाँ फंस गया मैं। अगर इसको सूट दिया तो ये वापस कभी देगा नहीं, और क्या पता पान वान के दाग लगा दे, और अगर नहीं दिया तो इज्जत कम होगी। सोच बल्लू सोच, कुछ तो सोच। अरे पल्लू भैया, आप फिर से कहीं खो गए? नहीं नहीं, कहीं नहीं खोया मैं। वो मैं सोच रहा था आपके बारे में। वो मैं ये सोच रहा था कि वो सूट और आपका तो कोई मेल ही नहीं है। आपका रंग गाढ़ा है और वो सूट का रंग हल्का, उसमें आप अच्छे नहीं लगोगे, और अच्छे नहीं लगे शादी में जाओगे तो आपका मजाक बनेगा, और आपका मजाक बना यानी कि मेरा मजाक बना, और कोई मेरा मजाक बनाए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप मेरे भाई हो, आपको सूट चाहिए, मैं अभी लाके आपको देता हूँ, लेकिन आप उसमें अच्छे नहीं लगोगे। हाँ, मेरे पास एक सूट है, लेकिन वो शहर में है, तो वहां जाके लाऊंगा ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, उस सूट में ना आप बिल्कुल एक हीरो की तरह लगते। आप सच कह रहे हैं भैया? हाँ पनवारी भैया, हाँ। काश मैं वो सूट लेके आ पाता, मैं आपको पक्का दे देता, लेकिन मैं ला ही नहीं पाया हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पक्का आपके लिए लेके आता भैया। लेकिन हाँ, अगर आपको ये वाला सूट चाहिए, ले लीजिए, पहन लीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, मैं अपने दिल पे पत्थर रख लूंगा, आपका मजाक का घूंट मैं सह लूंगा। लेकिन भैया आप ले लीजिए भैया, ले लीजिए भैया, ले लीजिए। नहीं नहीं भैया, आप अपना सूट अपने पास ही रखिए। मेरे पास हल्के रंग का सूट है तो मैं वही पहन लूंगा। आपने बिल्कुल सही बोला भैया। नहीं भैया, आप बाद में बोलोगे कि भाई का दिल छोटा था। नहीं भैया, आप ले लीजिए, ले लीजिए, मेरा दिल छोटा नहीं है, लीजिए भैया, लीजिए। अरे हम जानते हैं भैया, आपका दिल बहुत ही बड़ा है, लेकिन मुझे आपका बात बहुत सही लगा, इसलिए अब मैं अपना ही सूट पहन कर जाऊंगा ताकि आपकी तरह बहुत अच्छा लगूं। बल्लू अपनी चालाकी से पनवाड़ी को मूर्ख बना देता है, उसकी नजर में बुरा भी नहीं बनता और अपना सूट देने से भी बच जाता है। फिर कुछ दिन बाद शहर वापस लौट जाता है और अपने काम धंधे में लग जाता है। बल्लू के हाथ में इतनी सफाई थी कि बड़े बड़े लोग उससे कपड़े सिलवाने आया करते थे। बल्लू उनको मूर्ख बनाकर 4 दिन की जगह 15-15 दिन लगा दिया करता था, लेकिन उसके हाथ में सफाई होने के कारण लोग उसे कुछ बोल भी नहीं पाते थे। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बल्लू फिर से अपने गांव लौटता है और इस बार कल्लू फिर से उसे रास्ते में रोक लेता है। बल्लू भाई, आज तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा, आखिर तुम शहर में ऐसा क्या काम करते हो जिससे तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं कि जिस कपड़े को एक बार पहन लो दोबारा पहनने का नाम ही नहीं लेते। अरे कल्लू भैया, तुम फिर पीछे पड़ गए। अरे मैंने कहा है ना आपसे कि मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ, मैं ऐसे मुंह से नहीं बता सकता। अगर जुबान से नहीं बता सकते तो इस बार मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारा काम देख लूंगा।
और सीख भी लूंगा, जिसके बाद मैं भी तुम्हारी तरह अच्छे कपड़े पहनूंगा। मेरा काम बहुत कठिन है भैया, तुम नहीं सीख पाओगे। अभी जहाँ हो ना वहीं रहो। तुम्हारे और गांव के लिए अच्छा है कि खेती करो और मस्त रहो। उस काम में बहुत मेहनत है भैया। बल्लू की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग कल्लू पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिस पर कल्लू को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और बल्लू मुस्कुराते हुए टनटनाते हुए वहां से निकल जाता है। सभी बल्लू के कपड़े को देखकर उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं। तभी एक दिन वो तैयार होकर फिर से गांव में घूमने के लिए निकलता है और देखता है कि पास में आम के पेड़ के नीचे पनवाड़ी कल्लू और पिंकू के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा है। क्या बात है, किस बात की सभा लगी है यहाँ पे? अब क्या बताएं भाई साहब, सब आपकी तरह इतने अमीर तो नहीं होते जिसके पास कपड़ों की लाइन लगी हो। जब मर्जी जो निकाल कर पहन लो, हमें तो सिलवाने ही पड़ते हैं। हाँ तो दिक्कत क्या है, सिलवा लो। या फिर इतनी गरीबी आ रही है कि कपड़ा भी नहीं सिलवा पा रहे हो? वो बात नहीं है भाई साहब, बात तो ये है कि यहाँ कोई जेंट्स दर्जी नहीं है जो हमारे कपड़े सिल सके, और जो भी दर्जी हैं उनके पास शादियों के समय में इतना सारा काम है कि उन लोगों ने हमारा काम करने से ही मना कर दिया। कमाई का तो बहुत अच्छा साधन दिख रहा है। क्यों ना मैं यहाँ भी अपनी दुकान खोल लूँ। शहर के साथ साथ यहाँ भी पैसे कमाऊंगा। क्या पिंकू, तुम भी ये राम कहानी किसे सुना रहे हो, जिसके पास कपड़ों की कोई कमी ही नहीं है? इससे क्या ही फर्क पड़ता है हमारे कपड़े सिले या ना सिले? देखो तो कैसा चुपचाप बैठा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, वो मैं आप लोगों की परेशानी के बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो ऐसा क्या सोचा है तुमने, जरा हमें भी बताओ। मैं तो ये सोच रहा था अपने गांव में ना आप लोगों के लिए मैं एक दर्जी की दुकान खोल लूं, ताकि आप सभी लोग अच्छे अच्छे सिले हुए कपड़े पहन सको, दूर ना जाना पड़े आप लोगों को। और मुझे क्या होगा, मुझे से क्या मिलेगा? कुछ पैसे? कोई बात नहीं, पैसा तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए अपनी दुकान यहाँ खोलूंगा और आप लोगों का काम करूंगा। ये आइडिया अच्छा है भैया, इसी बहाने हमें भी नए और अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाएंगे। ऐसा करो, सभी काम तुम ही कर लो, पैसा कमाने का कोई जरिया ही मत छोड़ना तुम। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? मेरे हाथ में कला है और मैं अपने कला का इस्तेमाल करके गांव वालों की समस्या का समाधान कर रहा हूँ। इसमें बुराई क्या है? यहाँ अगर दर्जी का काम करोगे तो दिल्ली में जो काम करते हो उस काम का क्या होगा? वरना ऐसा करो, वहाँ का काम मुझे दे दो। अब इस गधे का कौन समझाए कि मेरा वहाँ भी ना यही काम है। तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा सब कुछ। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे लिए सबसे जरूरी तुम लोग को पहले। हाँ हाँ बल्लू भैया, हमें आप पर यकीन है, आप सब कर लेंगे। अब चलिए आपकी दर्जी की दुकान के लिए जगह देखते हैं। वो चारों मिलकर गांव में अपनी दुकान खोलने की तैयारी कर लेते हैं। अगले दिन दुकान का मुहूर्त होता है, तो एक दिन पहले वो रात को दारू की पार्टी करने लगते हैं और नशे में धुत बल्लू धीरे धीरे अपने राज खोलने लगता है। आज मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक दर्जी हूँ। दर्जी सबके नए पुराने कपड़े सिलता रहता हूँ। अमीर ग्राहक आते हैं मेरे पास, हाँ, और अपना नाप दे के ना सिलवाते हैं कपड़े, और मैं उन्हीं के कपड़े पहन के गाँव आ जाता हूँ। और तुम सब गधों को ये लगता है कि मैं अमीर आदमी हूँ और मेरा रौब जमता है, मजा आता है। सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अगले दिन सभी दुकान के उद्घाटन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तभी बल्लू नए नए कपड़े पहनकर वहां आता है। आओ आओ बल्लू भाई, आज के कपड़े तो और भी ज्यादा चमक रहे हैं। ये बताओ, आज किससे मांग के पहने हैं? मुझे किसी से कपड़े मांगने की क्या जरूरत है? मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं। कपड़े? अरे कपड़े तो बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन अफसोस वो तुम्हारे नहीं है, बल्कि चोरी किए हुए हैं। हमें सब पता चल गया है। कल्लू गांव वालों को बल्लू की सारी बातें बता देता है और सबके सामने उसकी बहुत बेइज्जती होती है। उनकी दुकान खुलने से पहले ही बंद हो जाती है और चालाक दर्जी की चालाकी धरी की धरी रह जाती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।